हाय एवरीवन, मैं अश्विन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। CDS 2022 ये एग्जाम हुआ था सितंबर 4 को और इसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे हम उन्हें सेगमेंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 सेशन इसके ले चुके हैं जिसमें हमने 6 अलग अलग सेगमेंट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हमने डिस्कस किया। आज जिस सेगमेंट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो उसका नाम है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को आप दूसरे शब्दों में सिनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिनोनिम्स बोलते हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगले 10 क्वेश्चंस जो हैं वर्ड मीनिंग्स के होंगे और वो मेरे ओपिनियन में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। कंटेंट बहुत अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है आप अगर पूरे सेशन को अटेंड करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी यही मानना होगा कि कंटेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एलिबाई। आपको बताना है कि एलिबाई का क्या मीनिंग होता है और उस मीनिंग के आधार पर ये जो 4 सेंटेंसेस रेडी किए गए हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस एलिबाई के मीनिंग को सही तरीके से जस्टिफाई करता है। सर, एलिबाई एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक डॉक्यूमेंट टाइप का है जिसमें एक एक्सक्यूज दिया जाता है। कैसा एक्सक्यूज? एलिबाई वो एविडेंस है जो किसी व्यक्ति को अपराधी होने से बचाता है। मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि आपके मोहल्ले में दंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाती, मारपीट हो जाती है। अब दूसरा पक्ष आपके नाम भी FIR दर्ज करा देता है, आप वहां पर नहीं हैं, फिर भी आपके नाम FIR हो जाती है, आप लेकिन वहां पे है नहीं, तो कैसे माना जाएगा कि आप वहां पे नहीं हैं? आप जहां पर होंगे उसका कोई एविडेंस देंगे, कोई रिकॉर्डिंग देंगे, कोई टिकट दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जिस समय आपके मोहल्ले में लड़ाई हुई और उसमें आपका भी नाम शामिल कर दिया गया, उस समय आप ना केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। घटना ये 25 तारीख की है और आप 23 तारीख को ही केदारनाथ के दर्शन करने के लिए निकल गए थे और आप लौट के आए हैं 28 तारीख को। इस बीच में आने और जाने का टिकट हो गया, होटल्स में आपने जिन जिन चेक इन किया हो वहां के बिल्स हो गए। तो इन सबको जब आप ना कोर्ट के आगे या पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स के आगे रखेंगे तो वो सब एलिबाई का काम करते हैं। किसका काम करते हैं सर? एलिबाई। ये है एलिबाई का मीनिंग, एक एविडेंस जो आपको एक आजादी दे सकता है, किसी सजा से बचा सकता है। पहला सेंटेंस पढ़िए, द अक्यूज्ड वाज अक्विटेड। मुझे बताने में बहुत खुशी है कि ये जो एलिबाई वर्ड है, मेरी जो शीट है रूट वर्ड्स की, उसमें ये रूट वर्ड मैंने पढ़ाया है ALIALTER। इस रूट में एलिबाई वर्ड भी मैंने पढ़ाया है। मेरे रूट वर्ड की जो ई कॉपी है यानी कि जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां जाकर के आप रूट वर्ड नाम से जो फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अपने प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। द अक्यूज्ड यानी कि आरोपी वाज अक्विटेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबाई। यह आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लिखा है कि उस आरोपी व्यक्ति को अक्विट कर दिया गया, मतलब रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा कर दिया गया? क्योंकि उसने एक एलिबाई दी। एलिबाई दी इसीलिए जाती है कि आप आरोपी तो बने लेकिन अपराधी ना घोषित किए जाएं, आप रिहा कर दिए जाएं। तो ये आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। द अक्यूज्ड वाज अक्विटेड, आरोपी को रिहा कर दिया गया क्योंकि उसके एलिबाई को स्वीकार नहीं किया। ये तो गलत बात है। अगर आपकी एलिबाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो आपको रिहा क्यों किया जाएगा? आपको तो जेल में डाल दिया जाएगा ना। तो ये गलत फ्रेमिंग हुई है सेंटेंस की। इसको देखिए, द अक्यूज्ड वाज अक्विटेड बिकॉज हिज एलिबाई वाज फॉल्स। फिर से वही बात, आपको रिहा ही नहीं किया जाएगा अगर आपकी एलिबाई झूठी निकल जाएगी तो। नंबर 4, द अक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है अपराधी घोषित करना, अपराधी घोषित करना। तो उस आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एलिबाई दी थी। सर, एलिबाई दी जाती है ताकि अपराधी ना घोषित किया जाए, तो ये भी गलत लिखा है। ये सब गलत लिखे हुए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। मुझे उम्मीद है कि जरूर आपको समझ में आया होगा, जैसे मैंने समझाया आपको जरूर समझ में आया होगा।
तो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक वर्ड रखा गया है, उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, फिर ये भी आपको तय करना है कि 4 ऑप्शंस में जो 4 सेंटेंसेस बने उसमें से किस सेंटेंस में इसे सही तरीके से यूज किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअसली। हाँ, जनरली ये जो वर्ड कॉन्टिन्यूअसली है तमाम टीचर्स, मैं भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाते हैं। ये 2 वर्ड्स हैं, कॉन्टिन्यूअसली और कंटिन्यूली, ये 2 वर्ड्स टीचर्स पढ़ाते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, मैं भी पढ़ाता हूँ। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार और कंटिन्यूली का मतलब होता है बार बार, बार बार। समझ रहे हैं ना? जैसे कि बच्चा जो है आइसक्रीम के लिए कहेगा तो लगातार कहेगा कि बार बार कहेगा। बार बार कहेगा, कहेगा पापा आइसक्रीम दिलाओ, फिर 2 मिनट के बाद फिर से कहेगा पापा आइसक्रीम प्लीज। तो वो कंटिन्यूली अपनी बात को बोलेगा। हाँ, अगर कोई रो रहा है तो वो लगातार रोएगा, बारिश हो रही है तो वो लगातार हो सकती, होने को वो बार बार भी हो सकती, रुक जाए फिर हो, रुक जाए फिर हो जाए, है ना? तो कॉन्टिन्यूसली जो, जिनके केस में ये माना जाए कि ये चीजें बिना रुके हो रही हो, तो वो कॉन्टिन्यूसली हो गया। और कंटिन्यूली का मतलब होता है रुक रुक के हो रही पर बार बार हो रही, रिपीटेड फॉर्म में हो रही, रिपीटेटिव नेचर की चीजें हो। द वेव्स लैप्ड अपॉन द शोर्स कॉन्टिन्यूसली, गलत। तरंगे समुद्र के किनारों पर लगातार नहीं टकराती हैं सर। लैप मतलब गोद में बैठ जाना, तो किनारों की गोद में तरंगे लगातार नहीं बैठती सर, बार बार बैठती हैं, आती हैं किनारे पे हिट करती फिर चली जाती, आती हैं फिर चली जाती हैं। तो ये बार बार हुआ ना, ये कंटिन्यूली हो सकता है या रिपीटेडली हो सकता है या रेगुलरली हो सकता है। द फेलोज, फेलोज बोलते हैं साथियों को, जो आपके साथ पढ़ रहे हो, जो आपके साथ काम करते हो। एट द अकेडमी, फेलो, फॉलो सॉरी देयर एक्सरसाइज रूटीन कॉन्टिन्यूसली। नहीं सर, आप एक रूटीन पर कॉन्टिन्यूसली नहीं काम करते, रेगुलरली काम करते हैं। रूटीन आपका क्या होता है कि आप रोज सवेरे 6 बजे उठेंगे, तो कल लगातार उठेंगे, रोज उठेंगे, हर रोज उठेंगे, इसमें गैप भी तो होगा ना। आज उठे तब कल उठेंगे, फिर उठेंगे, ये काम नियम से होगा। इसमें वो अपनी रूटीन को नियमित तरीके से फॉलो करते होंगे। बेहतर है कि यहाँ पर आप रेगुलरली का इस्तेमाल करें। जाइंट पिस्टन, पिस्टन आप जानते हैं, किसी इंजन में पिस्टन लगा होता है जो बार बार घूमता, नाचता है, ऊपर नीचे ऐसे करता है। जाइंट मतलब बड़ा। एट दी ऑयल रिग, ऑयल रिग मतलब एक रिफाइनरी टाइप से होती जिससे ऑयल निकाला जाता हो, बनाया जाता हो। हैमर्ड, टकरा रहा था, लड़ रहा था ग्राउंड पर कॉन्टिन्यूसली। तो लड़ रहा होगा ग्राउंड पे, तो लगातार लड़ रहा होगा या बार बार लड़ रहा होगा? जैसे मैं एक साउंड करता हूं, देखिएगा आवाज है ऐसे 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 हो रहा होगा ना, तो वो एक एक सेकेंड, आधे आधे सेकेंड के गैप में लड़ रहा होगा, ऐसे 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 होगा ना, ऐसे ऐसे। तो हटा लड़ा, हटा लड़ा, हटा लड़ा, हटा लड़ा, तो वो लगातार नहीं लड़ रहा होगा, वो बार बार लड़ रहा होगा। समझ रहे हैं ना? कोई चीज टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, उसको कहते हैं कि वो बार बार टकरा रही होगी। तो कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा, रिपीटेडली हो सकता है। या कॉन्टिन्यूली हो सकता है। ये बोल सकते हैं वाटर टैप से निकल रहा था, लीकिंग टैप से, तो फिर वो लगातार निकल रहा होगा। हाँ, अगर पानी का टैप हल्का सा खुला छूट जाए तो पानी लगातार, देखिए वो टप टप करके भी चू सकता है, ऐसे करके भी, है ना? और वो लगातार भी तो टपक सकता है ना, तो वो लगातार टपक रहा था, ये बोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। इलिसिट अगला वर्ड है, ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाए जाते हैं। एक ये इलिसिट पढ़ाया जाता है, एक ये इलिसिट पढ़ाया जाता है। इस इलिसिट का मतलब होता है जो चीज इलीगल है, यानी कि गैर कानूनी है। आई डबल एल से इलीगल बन सकता है ना, आई डबल एल से इलीगल बन सकता है, तो वो। और ये जो इलिसिट है इसका मतलब होता है निकालना, इवोक करना, पुश करना, मतलब, है ना, किसी को मजबूर करना या प्रोत्साहित करना कि वो कुछ बताए, कुछ बताए। जैसे कि आप समझिएगा, एक आदमी को आपने शराब पिलाई, पहले उससे कुछ
जरूरी जानकारी आपको लेनी हो, तो आपने उसे शराब पिलाई, फिर उससे बार बार उसके मन की बातें करी और बार बार पूछा भाई बताओ क्या हुआ था, भाई बताओ। तो आपने उससे इसलिए शराब पिलाई ताकि आप जो उससे पूछना चाहते हो बता दें, मतलब वो जो आप चाहते हैं आप इसे उसे इलिसिट कर सकें उससे। ये मीनिंग हुआ उसका, इलिसिट का। देखिए, तो ये वाला इलिसिट इलीगल हुआ, और ये इलिसिट पहली बात एक वर्ब है, ये बड़ा फैक्टर है, ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी से कोई रिस्पांस निकालना, उसे इलिसिट करना कहते हैं। पर ये द कॉल सेंटर्स ऑपरेशंस वर फाउंड टू बी इलिसिट, ये गलत है, क्योंकि ये ना, ये जो पोजीशन है ये एडजेक्टिव की है। ये पोजीशन किसकी है? एडजेक्टिव की। कैसे? जैसे आप बोलते बी गुड, बी पोलाइट, है ना। अब जैसे बी गुड है, बी पोलाइट है, तो ये गुड और ये पोलाइट क्या है सर? एडजेक्टिव्स हैं, तो ये जगह एडजेक्टिव की। वैसे भी एक रूल है कि जो बी है, जिसकी जगह कभी कभी इज, एम आर या वॉज, वर आ जाता है, इसके बाद एडजेक्टिव लिखा जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये एडजेक्टिव की पोजीशन में वर्ब डाल दी गई है, इनएप्रोप्रिएट। अब इधर देखिए, ये भी गलत है। कैसे? टाइज एक नाउन हुआ, संबंध, द आर्टिकल हुआ, बीच का इलिसिट एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पूरी कहानी सिर्फ इसी बात पे टिकी हुई है कि इलिसिट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और क्या आप उसे जानते हैं, और साथ ही साथ क्या आप इलिसिट और इस इलिसिट के बीच के डिफरेंस को जानते हैं। क्या कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे आपकी कमांड है? होमोफोन्स, होमोनेम्स आप जानते हैं कि नहीं जानते? Them were discovered by chance, उनके बीच में ये जो गैर कानूनी संबंध था वो गलती से या बाई चांस सामने आ गया, पता चल गया। नंबर सी को देखिए, द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट इलिसिट, ये ठीक है। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? आप देख रहे हैं ना कि डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गया, बस यहां पे ये गलत है। ये देखिए, रीजंस एडजेक्टिव, सॉरी नाउन, द आर्टिकल, बीच में एडजेक्टिव। इलिसिट एडजेक्टिव है ही नहीं सर, समझ रहे हैं ना। हाँ, इलिसिट एडजेक्टिव है ही नहीं, तो आपको कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहिए? सी को। इमेजिन करिए सर कि ये क्वेश्चन पूछा गया है वोकैबुलरी के पार्ट पे, और इसका जो आंसर है वो डिटरमाइन हुआ है ग्रामर के आधार पे। पूछा वोकैबुलरी में गया है, और जो आंसर है वो तय किया है किसने? ग्रामर ने। अनलेस यू नो द पार्ट ऑफ स्पीच दिस वर्ड, दैट इज वर्ड, आप कर ही नहीं पाएंगे इसमें कुछ। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। क्लाइमैक्टिक वर्ड है, थोड़ा सा क्लाइमेक्स से रिलेट करता है ये वर्ड, और इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, सिग्निफिकेंट है वो। ठीक, मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपकी जगह पेपर दे रहा होता तो मैं पॉसिबली इसे लीव कर देता। तो मैं फिलहाल इसका कोई आंसर भी नहीं बताना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। नंबर 5 पे आइए, नंबर 5 पे आइए। अफेक्ट, अफेक्ट एक वर्ब है। अफेक्ट क्या है? एक वर्ब है। अब देखिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाया जाता है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, यहां भी पढ़ाया जाता है। ये वाला अफेक्ट वर्ब है, ये वाला इफेक्ट नाउन है। चारों ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे ना, तो लॉजिक इसमें यही है कि वर्ब चाहिए तो ए वाला लगाइए, नाउन चाहिए तो ई वाला लगाइए। अब जैसे पहले में देखिए, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये नाउन है सर, ये जगह नाउन की है, और यहां बैठा कौन है? वर्ब। कैसे? ये देखिए, हैव वर्ब है, एनी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन। नहीं समझे आप? नहीं समझे? ये देखिए, ये देखिए, डिड नॉट सीम वर्ब हो गई, ये इन्फिनेटिव हो गया टू हैव। ये देखिए नाउन है, ये जगह नाउन की है, और ये एडजेक्टिव है।
भले ये वर्ब बैठा है पर इसको हटाना होगा, यहाँ पर सही होगा कि आप ये लगाएं, और इफेक्ट के बाद ऑन भी लगता, इफेक्ट के बाद लगता भी नहीं है। समझ रहे? ये देखिए, फॉर द न्यू स्कीम टू टेक इफेक्ट अफेक्ट नहीं होता सर, टेक इफेक्ट ये वर्ब है, वर्ब के बगल में फिर से वर्ब आके क्या करेगी, नाउन रहेगा। ये देखिए इन प्रेपोजिशन है, क्या है सर, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अगर वर्ब लगाए अपने बाद तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगाएगा, इन अफेक्टिंग करिए जाके, वो है नहीं। तो ये देखिए प्रेपोजिशन के बाद या तो सीधे नाउन प्रोनाउन आ जाता है अपनी ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में, या तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में। अगर ये वर्ब है जो कि ये है तो इसे अफेक्टिंग होना चाहिए, तो वो ये है नहीं, तो ये जगह नाउन की है, या तो अफेक्टिंग करिए या तो फिर इफेक्ट करिए, इन इफेक्ट ऐसे करिए। सब गलत हो रहा है सर, सब गलत। मैं आपसे क्या कह रहा था बिगिनिंग में, आप जो पूरे सेशन को अटेंड करेंगे तो आप कहेंगे कि सर सच में बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट पूछा गया, बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट सही में पूछा गया। The changed circumstances seem to have visibly, ये देखिए seemed वर्ब है और to लगा के ये इंफिनिटिव हो गया, टू लगा के इंफिनिटिव हो गया। इंफिनिटिव भी तो वर्ब से ही बनता है ना, ये वाला ठीक है। ये देखिए इसके बाद नाउन भी नहीं लिखा, यहाँ देखिए नाउन सॉरी इसके बाद प्रेपोजिशन भी नहीं आया, ये देखिए प्रेपोजिशन आया है। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है सर? डी राइट आंसर। नंबर 6 को देखिए, डिस्क्रीट। मुझे तो ऐसा लग रहा है वर्ड मीनिंग कम पूछा गया, कंफ्यूजिंग वर्ड ज्यादा पूछे गए। यहां भी एक डिस्क्रीट ऐसे होता है, एक डिस्क्रीट ऐसे होता है। इस डिस्क्रीट के दो अर्थ होते हैं, एक तो आप जब बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई काम कर रहे हो, और दूसरा आप सावधानी पूर्वक ऐसे कर रहे हो कि कोई जान भी ना पाए। डिस्क्रीट का मतलब होता है छिप कर या हिडन फॉर्म में या साइलेंट फॉर्म में, है ना, जिसको आप क्वाइटली कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ये वाला डिस्क्रीट का मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है इसका? डिफरेंट, ये डिस्क्रीट का, या डिस्टिंक्ट जिसको कह सकते हैं, अलग जिसको कह सकते हैं, इंडिविजुअल, सेपरेट जिसको बोल सकते हैं। ये जो डिस्क्रीट है इसका मतलब सेपरेट से होता है। जिन स्टूडेंट्स को सेपरेट की स्पेलिंग ना मालूम हो वो याद कर लें कि सेपरेट में पी के बाद ए लगता है, गलती से भी ये स्पेलिंग ना लिखें कहीं पर भी, गलत है ये। द मैनेजर वॉज आस्क्ड टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट द न्यू क्लाइंट। मैनेजर को बोला गया कि न्यू क्लाइंट की को लेकर कुछ इंक्वायरीज करे, जांच करे, तफ्शीश करे। तो वो तफ्शीश कैसे करेगा? अलग अलग तफ्शीश करेगा या जो है वो गुपचुप तरीके से इंक्वायरी करेगा? दिमाग खर्च करिए सर, इंक्वायरी हो रही किसी की तो वो गुपचुप तरीके से होती। यहाँ पर ये वाला डिस्क्रीट आए तो बात बनेगी सर, डिस्क्रीट इंक्वायरीज। बी को देखिए, द डिस्क्रीट नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ऐसे हेडफोन्स जो नॉइज को कैंसिल करते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। कैसी नॉइज को कैंसिल करते हैं बताइए? कैसी नॉइज को? एक्सपेंसिव कौन सा हेडफोन होगा जो अलग अलग आवाजों को कैंसिल करते हैं, चाहे कैसी भी आवाज हो, चाहे ऐसी आवाज हो, लड़के की आवाज हो, लड़की की आवाज हो, दरवाजा लड़ने की आवाज हो, ट्रेन के बोलने की आवाज हो, बस के बोलने की आवाज हो, आदमियों के बोलने की आवाज हो, किसी जीव जंतु के बोलने की आवाज हो, बादल कड़कने की आवाज हो, कैसी भी आवाज हो उसको कैंसिल कर देते हैं उसकी नॉइस को। और ऐसे हेडफोन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो वो अलग अलग आवाजों को कैंसिल करते हैं ना। ये करेक्ट आंसर है सर, डिफरेंट टाइप की वॉइसेस को, नॉइजेस को। ठीक, ये आंसर है सर इसका, यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी हम पढ़ लेते हैं। द डिस्क्रीट सीरीज हैज मेनी इंटरवीनिंग गैप्स। ये जो सीरीज बनाएंगे सर, अब आप समझिए सीरीज कोई बनाई जाएगी तो वो तो एक जैसी चीजों की होगी ना। श्रृंखला कैसे बनाई जाती है आप बताइए? श्रृंखला एक जैसी चीजों की बनाइए तो श्रृंखला बनेगी, वरना कोई श्रृंखला कही जाएगी बताइए? आप मोबाइल रखें, लैपटॉप रख दें, जूते रख दें, ये कोई श्रृंखला बन रही है? आप लाइन से लैपटॉप रखिए, एक जैसी चीजों की श्रृंखला बनाई जाती है। गलत है, रॉन्ग है ये। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डिस्क्रीट वाइल डीलिंग विद सेंसिटिव मटीरियल। जब मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव हो
तो उससे डील करते समय आवश्यक है कि बहुत सतर्क हो। ये वाला डिस्क्रीट नहीं सर, सतर्क वाला डिस्क्रीट ये है, ये वाला ये होगा सर। इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में गलत डिस्क्रीट यूज किया गया। जब आप नाजुक मामलों को हैंडल कर रहे हो, बहुत ही सेंसिटिव मैटर को हैंडल कर रहे हो, से निपट रहे हो, पेश आ रहे हो, तो बहुत ही सतर्क होना, केयरफुल होना पड़ता है या होना चाहिए। तो डिस्क्रीट होने की आवश्यकता है। नंबर 7 इट्स लिखा है, ये भी पढ़ाया जाता है, ये इट्स कि कहां पर IT अपॉस्ट्रॉफी लगेगा और कहां पर ITS लगेगा। ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाया जाता है। ये जो IT अपॉस्ट्रॉफी S वाला इट्स आपसे पूछा जा रहा है ना, ये क्या है? IT अपॉस्ट्रॉफी S। ये लिखा है, अरे ये लिखा है सर इट इज या इट हैज, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है। इज वर्ब या हैज वर्ब और इट सब्जेक्ट की, समझ रहे हैं ना। ये जो आप इट्स देख रहे हैं, ये इट इज है, इट हैज है, इज हैज वर्ब हो जाएगी और ये इट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की कंट्रैक्टेड फॉर्म। ये गलत है। इट्स नेचर, इसका नेचर, फिर यहां इज क्यों लगा? ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये जो ITS वाला इट्स है, ये अधिकार दिखाता है, इसका उसका ये सब होता है। इट्स नेचर इज ससेप्टेबल टू रैपिड चेंज, इसका जो नेचर है वो लगातार बदलता रहता है। वॉट इज इट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस दैट हैज इट्स परफॉर्मेंस, ये देखिए गलत। ऐसा क्या खास है इसकी परफॉर्मेंस में, इसकी परफॉर्मेंस को लेकर ऐसा क्या खास है? इसकी परफॉर्मेंस, इसके प्रदर्शन को लेकर यहां भी ITS वाला इट्स आएगा, ये वाला। दैट हैज इंपरेटिव दैट यू स्टडी हार्ड फॉर सक्सेस, जिसमें ये ताकत है कि तुम मेहनत कर रहे हो सक्सेस के लिए। ये सही है सर, ये सही है। अरे शुरुआत में आया है, दूसरी बात इट्स इंपरेटिव लिखा है, इट्स इंपरेटिव को खोल सकते हैं हम सर, इट इज इंपरेटिव। हाँ, ये आवश्यक है कि यू स्टडी हार्ड फॉर सक्सेस। ये आवश्यक है कि सफलता के लिए आप ज्यादा मेहनत, ये आवश्यक है, इट इज इंपरेटिव। सर आप बोल सकते हैं ना इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इजी, बोल सकते हैं ना। तो इट इज इंपरेटिव, इट इज इंपॉर्टेंट, ऐसे बोलिए। व्हाट अबाउट इट्स वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्या जानते हैं आप इसकी वैल्यू को लेकर? फिर से इसकी वैल्यू, ये वाला इट्स है। 4 में से 3 सेंटेंसेस में ITS वाले इट्स को आना था और सेंटेंस नंबर 3 में आना था। सोचो अगर आपको मालूम ही नहीं है कि इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है, कि ये सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की मर्ज्ड फॉर्म है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है, तो ना आप एक्सपैंड करने को लेके सोचोगे, ना कुछ कर पाओगे, हैं? और आपको मालूम ही ना हो कि IT अपॉस्ट्रॉफी वाला इट्स क्या करता है, ITS वाला इट्स क्या करता है, आप फंस ही तो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा काम है पढ़ाना आप सभी को, मैं वो कर रहा हूँ। उम्मीद के साथ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे वीडियोस को देखेंगे और अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। नंबर 8 अमिट्स। अमिट्स का मतलब होता है के बीचों बीच, के बीचों बीच। सराउंडेड जिसको कह सकते, क्या कह सकते? घिरे हुए हो। जब आपके चारों ओर लोग खड़े हो, पेड़ हो, जैसे आप पेड़ों के चारों ओर हैं, लोगों के चारों ओर हैं, घिरे घिरे से हैं, के बीच में, जब आपके दिमाग में 70 ख्याल आ रहे हैं उसके बीच में, समझ रहे हैं ना। हाँ, अमिट्स, अमिट्स इस तरीके से कहा। जैसे कि मान लीजिए कि अरे आप एक बेकरी की शॉप पर हैं और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कौन सा फ्लेवर बाई करें पेस्ट्री का। दुकान पर आप हैं, आपके सामने 10 प्रकार की शर्ट्स आ गई, 10-10 डिजाइन की आ गई, तो आप उन शर्ट से घिर गए ना। जब आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स हैं, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, क्या ले लें, तो घिरे घिरे से जब आप महसूस कर रहे हैं के बीच में। ठीक, यहां आपको ये भी समझना है कि अमिट्स का इस्तेमाल इस लॉजिक से किया जाता है कि जो चीजें आपको घेर रही हैं, है ना, परेशान करे हुए, जो भी है, वो संख्या में न एक है, एक तो घेर ही नहीं पाएगी, न 2 है, वो 2 से ज्यादा है। अमिट्स को ध्यान से देखिए, कुछ कुछ सुपरलेटिव डिग्री जैसा लगेगा, बेस्ट, बिगेस्ट,
दो से ज्यादा है, कैसी हैं? दो से ज्यादा। अब देखिए अमिट्स देम, उनके बीच में, हु डू यू थिंक इज बेटर? सर उनके बीच में ये बताना होगा कि बेस्ट कौन है सर। वो कितने लोग हैं? दो लोग हैं क्या? अभी अभी मैंने बताया कि अमिट्स बेसिकली 4-5 ऑप्शंस होंगे आपके सामने, एटलीस्ट मोर देन 2, दो से ज्यादा। तो दो से ज्यादा के बीच में आपके हाथ में 5 उंगलियां, और 5 उंगलियों में बीच वाली उंगली बड़ी होती कि अधिक बड़ी होती कि सबसे अधिक बड़ी होती? हमारे हाथ में, सबके हाथ में 5 उंगलियां होती, इन 5 उंगलियों में जो मिडिल फिंगर होती है वो बड़ी होती है, अधिक बड़ी होती है, सबसे अधिक बड़ी होती है? सबसे अधिक बड़ी होती है। जब ज्यादा लोग हैं तो उनमें बेस्ट कौन है ये बताना है, तो ये नहीं होगा, बेटर लिखा था इसलिए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमिड्स हिज माइंड। सर उसके माइंड के बीच में कंफ्यूजन क्यों होगा? ये गलत है। उसको बहुत सारा भ्रम था अपने दिमाग के बीचों बीच में से। तो दिमाग कोई मल्टीपल चीजें हैं क्या? कंफ्यूजन बहुत सारा हो सकता है, और उस कंफ्यूजन के बीचों बीच में ऐसा हो सकता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, उसको उस कंफ्यूजन के बीच में फंसा हुआ, घिरा हुआ है। बहुत सारा शोर है अलग अलग प्रकार के लोगों का, तो शोर में कोई है, वहां बीच बोलिए। यहां बीच किसका है? बीचों बीच किसका है? घिरे किससे? माइंड से घिरे। अरे घिरे होंगे तो कंफ्यूजन से घिरे होंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन था उसके दिमाग में, ये नहीं कि उसके दिमाग के बीचों बीच में। अमिट्स गलत है सर, इन होना चाहिए। अमिट्स ऑल द कंफ्यूजन द थीफ मैनेज्ड टू स्लिंक अवे। स्लिंक अवे का मतलब होता है चुपके से निकल जाना, अननोटिस्ड, कोई जान भी ना पाए। ये हो सकता है। मतलब बहुत सारी, ये देखिए ऑल द कंफ्यूजन लिखा, बहुत सारा कंफ्यूजन था, बहुत सारा कंफ्यूजन था। और उस कंफ्यूजन के बीच में जो चोर था वो चुपके से निकल गया। मान लो कंफ्यूजन जो है किसी और को हो, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक? या ऐसे बोल सकते हैं। या अभी अगला ऑप्शन भी बढ़ से, Who amidst you shall be brave enough to pick up the gauntlet? हाँ ये सही है ऑप्शन। अब इसमें क्या लिखा है कि तुम में से, तुम बहुत से लोग हो, तो तुम्हारे बीच में कौन इतनी हिम्मत करेगा और इस चैलेंज को स्वीकार करेगा? कहीं लिख लीजिएगा, पिक अप द गॉन्टलेट एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी चुनौती को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। पिक अप द गॉन्टलेट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है क्या? किसी चुनौती को स्वीकार करना। ये इसका मीनिंग, किसी चुनौती को स्वीकार करना। तो तुम्हारे बीच में कौन इतना ताकतवर है कि जो किसी चुनौती को स्वीकार करेगा? डी ऑप्शन बेस्ट चॉइस है सर। अब इसमें सी में ये गड़बड़ी है ना कि कंफ्यूजन के बीच में जो चोर है तो भाग नहीं पाएगा सर। कंफ्यूजन के बीच में चोर वहीं रुका रहेगा ना। मान लो जैसे कि आप कंफ्यूज हैं कि यार कौन सा रास्ता है एग्जिट का, तो आप भाग जाएंगे कि फंस जाएंगे? रुके रहेंगे, रुके रहेंगे ना। कंफ्यूजन के बीच में आदमी बच के निकल नहीं जाता, फंस जाता। या तो कंफ्यूजन किसी और को, इसमें कहीं ये लिखा नहीं कंफ्यूजन किसको था, या तो लिखा होता अमिड्स ऑल द कंफ्यूजन अमंग द फैमिली मेंबर्स, तो पता चल जाए कि जो कंफ्यूजन था वो फैमिली मेंबर्स के बीच में था, तो चोर भाग गया। यहां पर जो लिखा है उसमें फैमिली मेंबर्स का जिक्र नहीं हुआ, तो माना यही जाएगा कि कंफ्यूजन चोर को ही था। और अगर चोर को कंफ्यूजन था तो भाग कैसे जाएगा? वो तो फंस ही जाएगा ना। सेकेंड लास्ट पे आते हैं सर। लेंदी सेशन हो जाएगा ये, थोड़ा सा 35 to 40 मिनट्स को जरूर जाएगा, क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा है कि क्या किया जा सकता है। लेस के बारे में बताइए। लेस, एक वर्ड लेस होता है, एक वर्ड फ्यूअर होता है। जहां पर क्वांटिटी कम हो, मात्रा कम हो, वहां लेस लगाइए। और जहां पर नंबर कम हो वहां क्या लगाइए? फ्यूअर लगा दीजिए सर। समझ रहे मेरी बात को? हाँ। जैसे किसी के पास समर्थक कम है, समर्थक व्यक्ति हुए, तो फ्यूअर सपोर्ट बोल दीजिए, फ्यूअर सपोर्टर्स, हम सॉरी। और किसी के पास समर्थन कम है, समर्थन कोई व्यक्ति नहीं, उसकी एक मात्रा हो सकती, तो वहां लेस सपोर्ट बोलिए, लेस सपोर्ट बोलिए। जैसे आप बोलिए रिवर,
कम नदियां, रिवर्स, फ्यूअर रिवर्स बोल दीजिए। और पानी अगर कम है तो फिर लेस वाटर बोलिए। क्वांटिटी कम है तो लेस लगाइए, नंबर कम है तो फ्यूअर लगाइए। इसी आधार पर तय हो जाएगा क्वांटिटी। देयर आर लेस देन 14 पीपल, लोग हैं, लोगों के लिए लेस क्यों लगाया? अरे फ्यूअर लगाइए। देयर आर फ्यूअर देन 14 पीपल, लोग है ना। सेमिनार को 14 से भी कम लोग अटेंड कर रहे थे, 14 से भी कम लोग, 12 होंगे, 13 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, आफ्टर ऑल वो एक नंबर ही तो है। नंबर के लिए लेस ना लगाइए, फ्यूअर लगाइए। लेस स्टेट्स, ये लोग स्टेट्स राज्यों के लिए आ रहा है, पढ़िए, आर फुलफिलिंग द टारगेट सेट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो टारगेट दिया गया है, कम राज्य सरकारें जो हैं, कम राज्य उस टारगेट को पूरा कर पा रहे हैं। स्टेट्स लिखा है, प्लूरल फॉर्म है, यहां भी लेस की जगह क्या लगाइए? फ्यूअर लगाइए। देयर इज लेस शुगर, ये आंसर है बिल्कुल। शुगर की कहां मात्रा है, सॉरी, शुगर की कहां संख्या है? मात्रा है ना, या तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर बोल दीजिए। शुगर के दाने, दानों की संख्या हो जाएगी, फ्यूअर पार्टिकल्स ऑफ शुगर। और चीनी, कम चीनी, लेस शुगर। दैन, और देखिए लेस कंपेरेटिव डिग्री है, दैन भी लगा हुआ ना। हाँ, लिटिल से बनता है, लिटिल होता है, लेस होता है, और फिर लीस्ट हो जाता है। मात्रा की बात करते हैं, जितनी मैंने चीनी मांगी थी उससे कम चीनी मिली है, चीनी की मात्रा होती, इसलिए लेस चल जाएगा, लेस शुगर। देयर आर वेरी लेस डेज, ये लो फिर से डेज है तो आप फिर से यहाँ फ्यूअर ही लगाइए या फ्यू लगाइए, मतलब गिनने वाला कोई वर्ड यूज करिए ना, लेस क्यों लगाना? शुगर की मात्रा हो सकती है, इसीलिए लेस लगाइए। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, लास्ट वर्ड पे आ गए हैं इनफैक्ट, और लास्ट वर्ड क्या है? प्रैक्टिस। क्या है सर? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस दो प्रकार का होता है, एक प्रैक्टिस ये, एक प्रैक्टिस जो एस ई पे रुकता है, ये वर्ब है, और ये नाउन। नाउन वाला जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस, एक मीनिंग तो इसका अभ्यास से है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक मीनिंग इसका रीति रिवाज से, चाल चलन से, रीति रिवाज, चलन, प्रथा, है ना, जो जनरली जिसको फॉलो किया जाए, वो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला प्रैक्टिस तो अभ्यास वाला हो गया, रीति रिवाज प्रथा वो प्रैक्टिस हो गया। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू ग्रीट फ्रेंड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ये आम चलन है कि दोस्तों को त्योहारों के समय हमें ग्रीट करना होता है, या हम ग्रीट करते हैं, ये एक आम सा चलन है, हर कोई करता है ना, कि होली दिवाली होगा तो हम मैसेजेस ड्रॉप करेंगे, फोन कॉल्स करेंगे, ये कॉमन प्रैक्टिस है। ये आंसर हो सकता है सर, इट हैज बीन द प्रैक्टिस ऑफ एकेडमिक्स टू रिकमेंड स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज। जो एकेडमिक्स में लोग होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि वो स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो ये उनकी, ये कोई रीति रिवाज नहीं है सर, ये कोई रीति रिवाज नहीं है सर, है ना, ये एक तरीके से हैबिट है बेसिकली। यहाँ पर हैबिट लिख सकते हैं, या एक नेचर लिख सकते हैं, या टेंडेंसी लिख सकते हैं कि ऐसा करेंगे। प्रैक्टिस तो रीति रिवाज, बड़ी प्रथा होगी कोई। वॉट इज द पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ योर नेबर दैट यू आर ऑब्जेक्टिंग टू? तुम्हारा जो पड़ोसी है या तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनकी कौन सी ऐसी खास आदत है, कौन सी ऐसी खास बात है जो तुम्हें परेशान करती है? सो पर्टिकुलर है तो वो प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि प्रैक्टिस तो जनरल है, जो रीति रिवाज है, प्रथा है, वो खाली विशेष थोड़ा ना, यहाँ वो तो एक जनरल सी बात है, 10 लोग उसको करते हैं, कोई एक आदमी नहीं करता। सो व्हाट इज द पर्टिकुलर, एक तरीके से कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है ना, कोई टास्क या वर्क हो सकता है जिसने आपको, जिसको लेके आपको ऐतराज हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली, ये गलत, यहाँ पे वर्क की जगह है ये आवश्यक है कि नियम से अभ्यास किया जाए, नियम से अभ्यास करना, तो यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिस नहीं होगा। वर्ब के रूप, नाउन के रूप में ये वाला प्रैक्टिस है, और वर्ब के रूप में एस ई वाला प्रैक्टिस है। तो आवश्यक है कि नियम से
प्रैक्टिस किया जाए ताकि अच्छी परफॉर्मेंस को जब मैच डे हो, जिस दिन मैच हो उस दिन अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा सके। तो नियम से अभ्यास करना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और मेरे हिसाब का तो मतलब कि ए इसका सही आंसर है। तो ये था आज का सेशन। होपफुली आपने पिछले सेशंस के जैसे इस सेशन को भी एंजॉय किया होगा। कैसा लगा सेशन, एक छोटे से फीडबैक के माध्यम से जरूर बताइए कि बहुत अच्छा लगा हो तो कोई स्पेशल फीडबैक हो वो भी दे सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्ड को हमने ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया हो तो उसे मेंशन भी कर सकते हैं। यही सब एप्रिसिएशन है, इसी एप्रिसिएशन के चलते हर कोई मेहनत करता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। योर फीडबैक इज वेलकम। जरूर फीडबैक दीजिएगा, दम लगा करके पढ़िए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग मी, बी इट ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट आलमबाग लखनऊ में है। यू आर वेलकम, आइए पढ़िए आकर के। अगर आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9935923221। इस नंबर पे आपको फोन कॉल करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाटएवर यू कैन। बेहतर होगा कि आप फोन कॉल कर लें, और तब आप जो है मेरे बैच को, ऑनलाइन जो मेरा बैच है इंग्लिश का, ग्रामर का, वोकैब का, कॉम्प्रिहेंशन का, ऑल इन वन का, या सेगमेंट वाइज का, अगर आपको सिर्फ ग्रामर पढ़नी तो ग्रामर, वोकैब पढ़नी तो वोकैब, जो भी पढ़ना हो आपको। तो अगर आप मेरे से इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बॉस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।